जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं। और ये प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित। कनिष्क न केवल एक महान विजेता वरन कला, स्थापत्य, साहित्य एवं शाक्य मुनि के धर्म का महान संरक्षक था। इस कथन की विवेचना करें, ये आज का प्रश्न है। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। आप मुझे वहां मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न का उत्तर। देखिए, मैंने आंसर जब लिखा है तो इसके 3 भाग किए हैं। पहला भाग भूमिका, दूसरा भाग मुख्य भाग और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने थोड़ा कनिष्क के बारे में बताया है कि वो किस तरीके का शासक था। फिर मुख्य भाग में हम लोग जो ये प्रश्न है इस पे हम लोग फोकस किए हैं और लास्ट में निष्कर्ष पे। पहले भूमिका को जानते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। केवल कुषाण वंश का ही नहीं बल्कि भारत के राज परिवार में भी उसका स्थान ऊंचा था। कनिष्क एक महान विजेता तथा सेनाध्यक्ष था। गद्दी पर बैठने के साथ उसे पूर्वजों से काफी विस्तृत राज्य मिला था। जो कनिष्क जो शासक था वो कुषाण वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था। और ये प्रतापी शासक केवल कुषाण वंश का ही नहीं था, भारतीय राज परिवारों में इसका जो कद था कनिष्क का वो बहुत ही ऊंचा था। और जब वो गद्दी संभाला था कनिष्क, तो उसको अपने पूर्वज से एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, एक विस्तृत साम्राज्य मिला था। अतः अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा विस्तृत बनाने के लिए उसने भारत में तथा भारत के बाहरी देशों की विजय करना आरंभ कर दिया था। कनिष्क एक सफल शासक था। यद्यपि भारतीय सीमा के बाहर उन्हें चीन से हार का सामना करना पड़ा, परंतु जल्द ही उन्होंने अपमान का बदला लिया। वे इतिहास में 2 कारणों से जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने 78 ईस्वी में, यहाँ ईस्वी होगा छूट गया है, ईस्वी में संवत की शुरुआत की जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है, जो भारत सरकार के द्वारा इस शक संवत को प्रयोग में भी लाया जाता है। और अन्य जो दूसरा कारण है वो है कनिष्क ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क कला और वास्तुकला का महान संरक्षक भी था। तो ये विशेषता है कनिष्क की कि एक महान योद्धा था। एक बहुत मतलब उसने 78 ईस्वी संवत जो थी उसकी शुरुआत भी करी थी और आज भी भारत सरकार जो है इसको प्रयोग में लाती है। और बौद्ध धर्म का ये संरक्षक था। और कनिष्क कला और साहित्य वास्तुकला का भी बहुत बड़ा संरक्षक था। तो इसी के बारे में हम लोगों को आज की क्लास में डिटेल में जानना है। कनिष्क महायान संप्रदाय के सबसे बड़ा संरक्षक था। उन्होंने कश्मीर में परिषद बुलाई जिसमें 3 पीटकों अर्थात बौद्ध साहित्य और का संग्रह किया। लाल तांबे की पट्टियों पर संग्रह की टीकाओं को उत्कीर्ण करवाया और उन्हें पत्थर की संदूकों में संकलित करके उसके ऊपर स्तूप भी बनवाया था। हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। कनिष्क काल में साम्राज्य का विस्तार, किस तरीके से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया वो। चीन से संघर्ष। कनिष्क का सबसे कठिन संघर्ष चीन से चला था। इस संघर्ष के अंत में उसे काशकर, यारकन और खोतान के प्रदेश मिले थे। प्रथम सदी ईस्वी के अंतिम भाग में चीन के वीर सेनापति पान चाओ ने चीन की सीमा के बाहर निकल के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया था। कश्मीर जो उस समय में कनिष्क के राज्य में था, पान चाओ के खतरे से बाहर न था। तो ये क्या है देखिए, कनिष्क का जो सबसे कठिन संघर्ष जो चला था वो चीन के साथ चला था। और ये जो संघर्ष हुआ था इसके अंत में जो कनिष्क था उसको काशकर, यारकन और खोतान के प्रदेश मिले थे। पहले सदी के अंतिम भाग में चीन के, माफ कीजिएगा, अच्छा फिर से मैं कराती हूँ। मुझे लगा था कि कोई आया हुआ है इसलिए मैं चेक कर रही थी।
एक मिनट मैं देख के आती हूँ कोई आए कि। हाँ, शुरू करते हैं फिर। देखिए क्या है, फिर से मैं बताती हूँ। थोड़ा स्लो हो गई थी मैं यहाँ, मुझे लगा था कि कोई आया है, लेकिन कोई आया नहीं था, बाहर कुछ दूसरी चीज की आड़ थी। देखिए, कनिष्क का सबसे कठिन संघर्ष चीन से चला था। इस संघर्ष के अंत में उसे काशगर, यास्कान और खोतान के प्रदेश मिले थे। जो चीन के साथ जो संघर्ष हुआ था, एक लंबा संघर्ष था। प्रारंभ में तो कनिष्क को हार मिली थी, लेकिन बाद में वो फिर से जीत गए थे और उसके बाद उनको काशगर, यास्कान और खोतान के प्रदेश मिले थे। पहली सदी के अंतिम भाग में चीन के वीर सेनापति पान चाओ ने चीन की सीमा के बाहर निकल करके आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया था। प्रथम शताब्दी का जो अंतिम भाग था, उस समय में जो चीन के वीर सेनापति थे जिनका नाम था पान चाओ, तो चूंकि वीर थे तो अपना वीरता का प्रदर्शन इनको करना था, तो चीन के बाहरी जो राज्य थे उसको भी वो जीतना शुरू किए थे। कश्मीर जो उस समय कनिष्क के राज्य में था, पान चाओ के खतरे से बाहर न था, कश्मीर पर भी पान चाओ का नजर था। अतः कनिष्क ने उसे नीचा दिखाने की ठानी। तो कनिष्क के पास था कश्मीर, तो और कश्मीर पर पान चाओ का नजर था, तो कनिष्क ने सोचा उसको नीचा दिखाने के लिए। समीप के राज्यों में कनिष्क का ही लोहा मानते थे, और ये जितने राज्य थे कश्मीर वगैरह, तो यहाँ पर कनिष्क का ही लोहा था, वो किसी पान चाओ को नहीं जानते थे। कनिष्क चीन के सम्राट की बराबरी करने के लिए देवपुत्र की उपाधि को धारण किया और विवाह के लिए चीनी राजकुमारी को मांगा, लेकिन चीनी सेनापति जो था वो आग बबूला हो गया। कनिष्क के साथ चीन का युद्ध हुआ, जिसमें कनिष्क की हार हुई। मतलब वो राजकुमारी भी मांगा और देवपुत्र की उपाधि भी धारण कर लिया कनिष्क, और तो चीनी सेनापति था वो आग बबूला हो गया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन इसमें कनिष्क की हार हो गई। कनिष्क इस युद्ध में नहीं जीत पाया, पान चाओ से नहीं जीत पाया। परंतु कुछ वर्ष के बाद जब पान चाओ की मृत्यु हो गई, तब पुनः कनिष्क ने अपने हार का बदला लेने के लिए चीन पर हमला बोल दिया था। कनिष्क ने पान यांग को हरा दिया। पान यांग था उस समय में पान चाओ के बाद, तो पान यांग को हरा दिया, और इस जीत से चीन के सम्राट से काशगर, यारकन और खेतान का जो प्रदेश था, खोतान का प्रदेश जो था, काशकन, यारकन और खोतान का प्रदेश मिला, जिनको कनिष्क ने अपने साम्राज्य में मिलाया। इस तरीके से उनका साम्राज्य में विस्तार हो गया। चीन पे भी उन्होंने अधिकार कर लिया, शक्ति में भी वृद्धि हुई। कनिष्क का साम्राज्य का विस्तार, और भी कैसे उनका साम्राज्य का विस्तार था वो जानेंगे। कनिष्क का साम्राज्य विस्तृत था भारत की उत्तरी सीमा के बाहर। उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, बैक्टीरिया, काशगर, याशकन, खोतान ये सभी शामिल थे। फिर यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है तो मैंने यहाँ कट कर दिया। पेशावर, रावलपिंडी, बहावलपुर, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और सारनाथ से उपलब्ध जो लेख हैं उनसे कनिष्क के सीमाओं के आभास मिलते हैं। इन सभी जगहों से कनिष्क के समय के लेख प्राप्त हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कनिष्क के सीमाओं में ही थे ये सारे, पेशावर, रावलपिंडी, बहावलपुर, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ ये सभी। तो उसके सिक्के बंगाल और बिहार तक मिले हैं। इनमें हमें यह पता चलता है कि कनिष्क का जो साम्राज्य था वो भारतीय प्रांतों में कश्मीर, पंजाब, सिंध, संयुक्त प्रांत और संभवतः बिहार के कुछ पूर्वी भाग भी इसमें शामिल थे। तो ये तो साम्राज्य का विस्तार आपने जाना, कहाँ कहाँ उनका साम्राज्य का विस्तार है। अब जानेंगे हम लोग कनिष्क का धर्म संरक्षण, किस तरीके से उसने धर्म का संरक्षण किया कनिष्क ने। वो देखिए इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करके कनिष्क एक उत्साही बौद्ध बना था, और अपने धर्म की प्रगति करने के लिए वह अशोक के चरण चिन्ह पर भी चला। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन, बिहार में 500 भिक्षुओं की एक महान बौद्ध संगति भी बुलाई थी। इस संगति में विचार विमर्श का परिणाम विभाषा शास्त्र तथा अन्य टीका ग्रंथों के रूप में सामने आया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी दिया। इस प्रकार इसका प्रचार यहाँ होगा, ठीक है ना। इसका प्रचार
भारत और मध्य एशिया में भी किया। बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था और बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार जो था वो मध्य एशिया में किया, यानी कि भारत से बाहर भी उन्होंने किया। और इसके लिए और कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन विहार में उसने एक बौद्ध संगति बुलाई जिसमें 500 भिक्षुओं की बौद्ध संगति थी। और इस संगति में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप विभाष शास्त्र और भी अन्य टीका ग्रंथों की भी रचनाएं हुई। इस समय गांधार प्रदेश में एक विशिष्ट कला शैली का भी विकास हुआ। बुद्ध की मूर्तियां जो थी वो बड़े पैमाने पर तैयार की जाने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध के उपदेश को मध्य एशिया और चीन तक पहुंचाया। इसी समय नवीन बौद्ध दार्शनिक संप्रदाय का भी जन्म हुआ जिसे महायान संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यानी कि कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय जो था उसका जन्म हुआ था, जिसे महायान संप्रदाय के नाम से जाना गया। और यह कुषाण काल की एक महत्वपूर्ण देन थी। गांधार कला, महायान संप्रदाय, ये सभी कुषाण कला का एक देन था। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक महास्तूप और महाविहार बनवाया था। कनिष्क बुद्ध के उपदेशों में विश्वास करता था और उसने असत्य विचारों का त्याग करके सद धर्म का अनुयायी बना और त्रिरत्न में आस्था रखने लगा। सांची, भरहूत, अमरावती, नागार्जुनकोंडा के स्तूप विभिन्न प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार को सूचित करता है। देखिए, सांची, भरहूत, अमरावती और नागार्जुनकोंडा में जो स्तूप मिले हैं कनिष्क के काल के, तो इससे यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था वो कनिष्क के द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कनिष्क जो था वो शाक्य मुनि के धर्म का एक महान संरक्षक था। अब हम लोग इनके साहित्य और स्थापत्य के बारे में जानेंगे। कनिष्क कालीन कला, स्थापत्य और साहित्य। गांधार कला का विकास देखिए इनके काल में हुआ था। कुषाण काल में महायान मत के नए धार्मिक आंदोलन ने कला के क्षेत्र में एक नई धारा बहा दी थी जो गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि इस शैली का जन्म गांधार प्रांत में जिसका केंद्र, देखिए कभी कभी इस तरीके लिखने में दिक्कत हो जाता है, कभी आकार मात्रा या कभी छूट गया तो आप इसको सही कर लेंगे। इसका जन्म गांधार प्रांत में जिसका केंद्र पेशावर था यहाँ पर हुआ था, इसलिए इसे गांधार शैली के नाम से जाना गया। चूंकि गांधार जिसका केंद्र पेशावर था वहां पर इस शैली का जन्म हुआ था, इसलिए इसको गांधार शैली के नाम से जाना गया। ये मैंने एक चित्र बनाया है जो गांधार शैली की कोशिश किया है मैंने बौद्ध महात्मा बुद्ध का चित्र बनाने का, जो गांधार शैली में बनाए गए थे मूर्ति, गांधार शैली के नाम से जाना गया। यूनानी कला के प्रभाव से देश के जो पश्चिमोत्तर प्रदेश में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ, यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला शैली है, जिसका उदय कनिष्क प्रथम के समय में हुआ था। ये मूर्ति कला की एक शैली है और इसका उदय जो था वो कनिष्क प्रथम के समय में हुआ था। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों में इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया कि ये यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगती है। इसमें बुद्ध के घुंघरैले बाल और मूछ, ललाट पर भौरी वस्त्र, सलवट, सिर के पीछे प्रभा मंडल, चप्पल आदि को दर्शाया गया है जो ग्रीक पद्धति में हैं। धीरे धीरे भारतीय कलाकारों ने ग्रीक शैली को सर्वथा हिंदू कर लिया, केश सर्वथा लुप्त हो गया और वस्त्रों की चुन्नटें जो थी वो अवयवों में खो गई थी। तो ये है गांधार शैली जो कनिष्क समय में इसका उदय हुआ। अब कुछ निर्माण कार्य भी जाने हम लोग स्थापत्य के बारे में। कनिष्क जो था वो हर्ष की भांति बौद्ध धर्म का केवल प्रचारक अथवा चंद्रगुप्त मौर्य की भांति केवल विजेता न था, बल्कि अशोक की भांति वह निर्माता भी था। जो कनिष्क था वो केवल हर्ष की तरह बौद्ध धर्म का केवल प्रचारक नहीं था और न ही वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह केवल एक विजेता था, वो अशोक की तरह एक निर्माता भी था। कनिष्क जो थे उन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर में विहार और स्तूप बनवाए थे। पुरुषपुर जो इसको अपनी राजधानी बनाया था कनिष्क ने, वहां पर उसने विहार भी बनवाया,
बौद्ध विहार, और वहां पर उसने स्तूप भी बनवाया था। चीनी यात्री सुन यून के अनुसार यह स्तूप लकड़ी का था और ऊंचाई इसकी 400 फुट थी। पंजाब में यह नगर बसाया, कश्मीर में भी कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, मथुरा में भव्य भवनों, विहारों और मूर्तियों से सुसज्जित किया था मथुरा को। बुद्ध और बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियां भी इन्होंने बनवाई थी। कनिष्क के शासनकाल के तीसरे वर्ष में निर्मित मस्तक रहित विशाल मूर्ति सारनाथ में मिली है। सारनाथ में एक मस्तक रहित विशाल मूर्ति मिली है जो कनिष्क ने अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में निर्मित करवाई थी। अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में एक मूर्ति निर्मित करवाई थी जो कि एक बहुत ही विशाल मूर्ति थी और यह सारनाथ में मिली है और यह मूर्ति मस्तक रहित मिली है। साहित्य की उन्नति किस तरीके से हुई इनके काल में, अब वो जानेंगे। कला की उन्नति के साथ साथ कनिष्क के शासनकाल में साहित्य का भी पर्याप्त उन्नति हुई। वह साहित्य प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता था। अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक सभी विद्वानों को राज्य की ओर से पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक महाकाव्य लिखा था। सौंदरानंद काव्य, ब्रजसूत्री, सरिपुत्र प्रकरण की भी रचना की थी। माध्यमिक दर्शन के आचार्य नागार्जुन ने प्रज्ञापरमिता सूत्र की रचना कनिष्क के काल में ही की थी। आयुर्वेद शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध लेखक चरक भी था। कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था चरक। वह कनिष्क का राज्य वैद्य भी था। वसुमित्र कनिष्क के द्वारा बुलाई गई चौथी बौद्ध संगति में प्रधान का आसन ग्रहण किया था। तो ये सभी जो महान चिकित्सा शास्त्री थे और साहित्य और बहुत सारे विद्वान थे, इनका आश्रयदाता थे कनिष्क। साहित्यकार थे, विद्वान थे, इनके आश्रयदाता थे। कनिष्क के शासन काल में ही वसुमित्र, चरक और फिर नागार्जुन, अश्वघोष ये सभी थे। फिर निष्कर्ष में मैंने लिखा है कि कनिष्क एक महान विजेता तथा सेनाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर भी उसने युद्धों में कोई शिथिलता नहीं लाई थी। उसने कश्मीर को जीता था और साकेत तथा मगध पर आक्रमण किए, पार्थिया के आक्रमण का भी सामना किया और चीन के राजा से भी लोहा लिया। कनिष्क साहित्य और कला का भी प्रेमी था। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श, वसुमित्र आदि विद्वान इसके यहाँ संरक्षण पाते थे। कला के क्षेत्र में गांधार शैली का भी खूब विकास हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण भी मिला इनको। बौद्ध धर्म को संरक्षण भी मिला। इस प्रकार कनिष्क एक महान राजा, महान विजेता, महान शासक, बौद्ध धर्म का महान संरक्षक और कला तथा साहित्य का महान प्रेमी था। तो आज की क्लास में आपने जाना कनिष्क से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास था ये, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत सारी संभावना है जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में। तो शाम की क्लास में आपको बीपीएससी का क्लास मिलेगा और मॉर्निंग में मैं जेपीएससी का क्लास दिया करूंगी पर डे। तो ये रहेगा रूटीन आने वाले समय में। पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी और वीडियो बनाने में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्वस्थ नहीं थी इस वजह से वीडियो बना नहीं पा रही थी, लेकिन अब कोशिश करूंगी कंटिन्यू करने की और आप सभी की दुआ है तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी बहुत ही जल्दी। फिलहाल आज मैं कुछ अच्छा फील कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्लास में आपको दूं और बिहार के क्लास तो कंटिन्यू भी रहेंगे। और जो कोर्स मैंने बनाया है आप वो कोर्स जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए आप ले सकते हैं। तो कोर्स के बारे में भी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।